दिल की गहराई से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अपनी सभी साथी बहनों को ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से जो विषय आप लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, विशेष रूप से दिल्ली की बहनों को जो ज्ञान इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से आप लोग दे रहे हैं, जो सीधा सीधा विषय कहता है क्या था आपातकाल। गृहिणियां अपने कामों में लग जाती हैं, घर परिवार संभालने में लगी रहती हैं, उन्हें शायद ध्यान भी ना हो कि भारत में एक समय ऐसा आया था जब पूरे के पूरे देश को जेल बना दिया गया, कैद खाना बन गया था भारत। और हर एक वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ या उसकी मनमानी के खिलाफ या उसके निरंकुश व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाता था, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई मुकदमा, केवल नाम तय थे। ये वो लोग हैं जो देश हित में बोल सकते हैं। मात्र ये कारण और लाखों लोग रातों रात जेलें भर दी गई, किसी से कुछ नहीं पूछा गया। घर परिवार के लोग रोते बिलखते रहे, चूं तक निकलने नहीं दी, अखबार बंद कर दिए ताकि कोई छपे ना। आज का समय देखिए, छोटी सी कोई घटना दुर्घटना होती है, तुरंत मीडिया उसे उठाती है, तुरंत बताती है, फिर उसमें चर्चाएं होती हैं, सही है या गलत है। कई बार कोर्ट स्वयं फोटो लेकर के किसी भी बात पे दिशा निर्देश देता है कि नहीं ये सही नहीं है, इसको ठीक कीजिए। सरकारें सब सुनती है, सब काम करती है, पर एक ऐसी सरकार भारत के शासनकाल में हुई जो निरंकुश थी, कोई मतलब नहीं। उसका मतलब था अपनी सत्ता से, अपने सिंहासन से। मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए, मेरा सिंहासन बचा रहना चाहिए, चाहे भारत का कुछ भी हो जाए। पूरे विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए गए, बड़े बड़े नायक जो समाज को दिशा देने का काम करते थे जेल में भर दिए गए, अखबार बंद कर दिए गए। कहा गया कि कुछ भी छापोगे 2 लाइन भी तो हमसे पूछ के छापिएगा, बिना पूछे 1 लाइन छपेगी नहीं। ताले लगा दिए, पिक्चरें बंद कर दी कि पिक्चर के किसी सीन में कोई सरकार के खिलाफ बात ना आ जाए। मनोज कुमार जैसे अभिनेता जो देशभक्ति की बातें करते थे, देशभक्ति की उनकी सैकड़ों मूवी आती थी, उस समय की उनकी पिक्चरों पे बैन लग गया। कोई कानून नहीं, सब कुछ मात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कहने पे चल रहा। कोई आवाज उठाता था उसे कुचल दिया जाता। लोगों ने आवाज उठाई कि देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी भी नहीं रहेगी, नसबंदी पकड़ पकड़ के लोगों की शुरू करवा दी, यहाँ तक कि बच्चों की, युवाओं की। देश ने ऐसा काला अध्याय कभी नहीं देखा। आप सोच के देखिए, आज से उस समय को कंपेयर कीजिए, क्या संभव है आज के समय में कोई इतना सा भी कानून से दाएं या बाएं कर दे? संविधान को पूरी तरीके से गला घोट दिया गया, कोई मतलब नहीं था, कोई आवाज नहीं उठा सकता था। और ये सारी कहानी 2, 4, 10 दिन की नहीं थी, 2, 4, 10 महीने की भी नहीं थी, 21 महीने तक पूरा ये षड्यंत्र चलता रहा। ना शासन बोला, ना प्रशासन बोला, ना जुडिशरी बोली, ना मीडिया बोला, सबकी जुबान पे जिप लगाती है, कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं। ऐसा आपातकाल। कई बार हम लोग ये सोचते होंगे कि जब ये इतना बुरा अध्याय था तो हमें इसकी
हर साल जब 25 जून आए तो इसकी चर्चा करने की जरूरत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर साल देश में रामलीलाएं होती हैं, क्या संदेश पाते हैं? हम बार बार अपने बच्चों को कहते हैं रावण नहीं बनना, अपने परिवार में कोई रावण का नाम नहीं लिखता, देश में किसी एक व्यक्ति का नाम रावण नहीं होगा। बार बार उनकी असुरी है काम याद करके समाज अपने अंदर एक संकल्प लेता है कि ये फिर से समाज में कोई ना करे। और इसीलिए आप समझिए कि आपातकाल को इसलिए बार बार बोला जा रहा है और ये आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसलिए हम लोग हर साल इसकी बात करते हैं ताकि फिर कोई निरंकुश शासक ना हो और फिर कोई आपातकाल ना लगे, जिसका कोई कारण नहीं है। कारण हो तब कोई आपातकाल लगे तो समझ में आती है। मिलिट्री एक्शन हो गया और उसके बाद सरकारों ने किया कि आप कानून का नाम लेकर के आपने जिस तरीके से आपातकाल लगाया उन सारे के सारे प्रीफेसिस को बदला गया, उसकी परिभाषा को बदला गया। पहले उसमें था कि यदि आंतरिक शांति को खतरा हो, अब खतरा किससे है, क्या है, कोई परिभाषा नहीं, इसलिए इसी को आंतरिक शांति मान लिया गया कि आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो देखिए शांति खराब हो रही है। अब उसकी परिभाषाएं संविधान में भी बदल दी गई है। कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, कहीं पे दंगा हो, कहीं पे इस तरह का हो कि जहां पे लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। संविधान को बदला गया कि फिर कोई प्रशासन, फिर कोई सत्ता, फिर कोई सरकार इस कानून की आड़ लेकर के देश को आपातकाल में ना धकेले। और हम सबके लिए ये समझना क्यों जरूरी है? आज आप सभी लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि पे काम करती हैं, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि सत्ता, सरकार, कर्तव्य, अधिकार क्या है। आज जो सरकारें देश को चला रही हैं उनका कर्तव्य बनता है कि पूरी तरीके से कर्तव्यनिष्ठ होकर के संविधान की अनुपालना करें, जनता के हित में काम करें, हर निर्णय देश के हित में ही लिया जाना चाहिए। और ये बात एक पॉलिटिकल वर्कर को सबसे अधिक समझ में आनी चाहिए, सरकारों को सबसे अधिक समझ में आनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी को उसका ज्ञान सबसे अधिक होना चाहिए। और आज जब पूरी तरीके से देश में महिलाओं की भूमिका निर्णय प्रक्रिया में भी बढ़ी है और चुनाव में भी बढ़ रही है। नगर निकायों में 50% का हर स्तर पे चुनाव लड़ने का अधिकार महिलाओं को मिला। विधानसभा और लोकसभा में भी हमारे माननीय मोदी जी ने एक्ट बनाया, कानून बना करके पास किया कि अब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा, हमें अपना वैचारिक, अपना बौद्धिक लेवल उस स्तर पे लेके जाना पड़ेगा कि जब हमें समझ में आए कि देश में जो घटनाएं घट रही है वो क्या है, वो हमें तुरंत समझ में आनी चाहिए। आज पूरे विश्व में युद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कहीं पे कोई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है तो वो क्या है? कौन सी राजनीतिक पार्टी की क्या भूमिका इस देश को बनाने में और इस देश को बिगाड़ने में हो? ये इतिहास ज्ञान हम सब के पास होना चाहिए। इतने सालों की आजादी के बाद भी देश तरक्की की गाड़ी पे क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या क्या कमियां उस कांग्रेस के शासनकाल में रही, इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। दिल्ली में हम आज बैठे हैं, लोग हमसे सवाल करेंगे
कि 27 साल का शासनकाल, 15 साल कांग्रेस और उसके बाद में आम आदमी पार्टी दिल्ली में शासन करती रही, क्या क्या कमियां रही, आज दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, वो सब दिल्ली की जनता को देने के लिए हम सब की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ना केवल रेखा गुप्ता की मुख्यमंत्री है तो रेखा गुप्ता की जरूर है, परंतु हम सब बहनें जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, सामाजिक तौर से लोगों से जुड़ी रहती हैं, जब वो कोई विषय बताते हैं, जब वो कोई समस्या बताते हैं, तो उसको समझने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। उसका समाधान क्या हो सकता है, ये हम सबको जरूर बैठ के विचार करना चाहिए और उस जनता की मदद करने के लिए आगे बढ़ करके उसको संबल देना भी हमारा काम है। और आज जो ये पार्लियामेंट कर रहे हैं हम, जो आप बोलेंगी, निश्चित रूप में आपने पूरी की पूरी वो पृष्ठभूमि, वो कथा जरूर संज्ञान में ली होगी। क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ और कैसे होता चला गया। वो हाई कोर्ट के ऑर्डर, जब इंदिरा गांधी जी को कहा गया कि भाई आपने चुनाव गलत लड़ा, आपका चुनाव रद्द किया जाता है, तो एक डर उनको आ गया कि अरे मेरी तो कुर्सी चली जाएगी, मैं क्या करूं। और उन्होंने तुरंत, इससे पहले कि उन्हें कुर्सी से हटाया जाता, उन्होंने आपातकाल लगा दिया कि देश को आपातकाल में डाल दो उसको। ये लोग इसी में उलझे रहेंगे, सब भूल जाएंगे, पर देश कभी भूलता नहीं। बड़ी बड़ी रैलियां हुई, संघर्ष का दौर शुरू हुआ और जनता ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को करारी हार मिली। इंदिरा गांधी जी बुरी तरीके से रायबरेली की अपनी ही सीट से हारी। जनता माफ नहीं करती, आप गलत करोगे आपको भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार इस चीज की चर्चा करनी जरूरी है कि यदि कोई सरकार गलत कार्य करेगी तो जनता उसे समझती है, उसको बताएगी। आज लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान की कॉपी जेब में लेके घूमने वाले, उन्हें नहीं मालूम कि अगर भारत में सबसे बड़ा अन्याय देश की जनता के साथ हुआ है, लोकतंत्र की यदि हत्या हुई है, संविधान का यदि गला घोटा गया है, तो केवल और केवल कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ। इंदिरा गांधी जी ने किया। और उसके अलावा भी अपने शासन के 70 से अधिक सालों में भी उनके द्वारा देश के लिए किया क्या? केवल कुर्सी बचाने की लड़ाई। आपने शाहबानो केस सुना है? क्या था वो? एक महिला जिसके शायद 5 या 6 बच्चे थे, पति के साथ झगड़ा हुआ, पति ने तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक। वो गई कोर्ट कि मुझे जो भत्ता मिलता है वो मिलना चाहिए, मैं बच्चे कैसे पालूं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है भत्ता दे देते, जायज बात थी, तलाक हुआ है, बच्चे ये रखेगी महिला, इसको पैसे मिलने चाहिए। उस समय का समय कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, 200-250 रुपए का अमाउंट बोला कोर्ट ने किसे देना चाहिए। वो पर्टिकुलर समाज नाराज हो गया कांग्रेस, अरे ये आदेश कैसे आ गया, इससे तो बड़ा कुठाराघात हो गया है हमारे समाज के ऊपर। और उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार को आप ऐसे नहीं कर सकते, और तत्कालीन सरकार ने वो निर्णय बदलने के लिए कोर्ट का कानून बना दिया कि किसी भी मुस्लिम महिला को भत्ता मिलेगा ही नहीं। कानून बन गया। जाओ कौन कोर्ट जाएगा, जाओ कौन कोर्ट जाएगा। क्या मतलब? वोट की राजनीति। वोट लेना एक वर्ग का, तो महिला गड्ढे में जाए, बेचारी का कुछ भी हो, उसके साथ अन्याय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था उस सरकार। एक एक केस आप उठा के देखिए उनके काल का, केवल सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति में खेलते थे। व्यक्ति का भला हो, देश का भला हो, गरीब का भला हो, कोई मतलब नहीं था।
मैं निवेदन करना चाहूंगी अपनी बहनों से, पढ़ने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक एक चीज आप पढ़ोगी भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई, हर सिचुएशन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि इतने सालों की आजादी के बाद भी क्यों 2014 में आदरणीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में शौचालयों की बात करनी पड़ी। शौचालय तक नहीं भारत में यदि बनाए गए, पूरे विश्व में एकमात्र यही देश होगा जहां ओपन डेफिकेशन होती हो, और वो भी इतनी नॉर्मल, इतनी कैजुअल कि बाहर शौच के लिए जाना कोई बड़ी बात मानी नहीं जाती, चाहे उसके कारण से उस महिला के स्वास्थ्य पे, उसके स्वाभिमान पे कोई आँच आती हो, कितनी बुरी हालत उसकी होती हो, कितनी वो परेशान थी। कभी किसी सरकार ने, किसी राजा ने सोचा नहीं कि उस बेचारी को शौचालय की आवश्यकता है। गैस की बात हम करते हैं, लकड़ी लाके काट के पूरा दिन जाओ, लकड़ी काटो, घर आके चूल्हा फूको, वो धुआं अपने फेफड़ों में लो, आंख जलाओ, फेफड़े खराब करो, बीमार हो जाओ। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई चिंता नहीं करता था कभी किसी महिला की, आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। आज मैं कई बार देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मोदी जी एक ऐसे गार्जियन है देश के जो केवल राजनीतिक निर्णय से नहीं, देश की स्वास्थ्य कैसे अच्छा, एकमात्र नेता जो बोल रहा है कि महिलाओं में पोषण की कमी है, पोषण होना चाहिए, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पोषण किट देना गर्भवती महिलाओं को, एनीमिया के ऊपर इतना बड़ा ड्राइव चलाना, बहनों के लिए जगह जगह पे पोषण की बात करना, उनके अधिकारों की बात करना। आज मकान भी दिया सरकार ने तो उसका नाम महिला के नाम पे लिखा ताकि उसको एक आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मिले। हर जगह एक घर की महिला को आगे स्थान देते हुए उसकी तरक्की के लिए काम करना, मुद्रा लोन से लेकर के हर चीज में उसके लिए बेहतरी के रास्ते खोजना, नल के माध्यम से घरों में जलाव, देखिए एक एक योजना मोदी जी की, उसकी धुरी यदि कोई है तो महिला है। आज ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को खत्म करना, आज एक एक निर्णय जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लिया वो बहनों के लिए भगवान से कम नहीं है। देश की बहनों 1200 कानून खत्म किए गए जिनका कोई औचित्य नहीं था। पहली बार देश में कानून बना जिसमें रेप के केस के लिए मृत्यु दंड की सजा यदि पहली बार किसी ने बनाई है तो मोदी जी। कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं थी, कभी किसी महिला को उन्होंने उभरने नहीं दिया। आप इतिहास देख लीजिए, उनका निकालिए चिट्ठा, कभी कोई महिला उनके समय में आगे नहीं आ पाई, और आज भी कोई नहीं है। बताइए सोनिया गांधी के अलावा कौन महिला है कांग्रेस में? आज हम अपनी पार्टी की बात करते तो सैकड़ों महिला नेता, एक साधारण घर से आने वाली रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री बन सकती है यदि वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं अपना उदाहरण सबसे बड़ा कह सकती हूँ। मेहनत जरूर करते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करो, पर मेहनत के बाद में एकमात्र यही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत की है। कोई आपको डरना नहीं चाहिए कि आपके परिवार में, खानदान में कोई पॉलिटिकल लीडर है तो आप आगे बढ़ पाएंगे। एक साधारण महिला मेहनत का जज्बा रखती हो, देश समाज के प्रति काम करने की नियत रखती हो और पार्टी को समर्पित होकर के चलती रहे, मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि आपका भविष्य सच में बहुत उज्जवल है। ऊर्जा पांडे जी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने कहा कि मॉक पार्लियामेंट में बैठी हुई बहनें न जाने कल को इनमें से कौन कौन सांसद बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, गिव अप नहीं करना, चलती रहना, चलती रहना समझदारी से, सौम्यता के साथ में और सहनशीलता के साथ।
बड़ा कुनबा है, बड़ी पार्टी है, बड़ा इतना बड़ा परिवार है। एक ही बार में सबको सब कुछ नहीं हो पाता, पर ईश्वर ने यदि हमारे लिए तय किया है तो इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता। मैं आपको विश्वास करता हूं। यदि आप समाज के लिए काम करना चाहती हैं, यदि आप देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहती हैं, यदि एक्टिवली आपको लगता है कि ये फील्ड जहां आप अधिकारों के साथ में समाज के लिए काम कर सकती हो, रिफॉर्म कर सकती हो, जुड़ सकती हो देशभक्ति की इस काफिले में, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी भूमिका निभा सकते हो। और चलते चलते हम लोग मिलकर ये देश जहां पहले एक महिला की भूमिका जो होती थी हम सब ने देखी। मैं तो कहती हूँ कि बड़ा सुंदर ये वक्तव्य कि बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ पे पहुंचे, और आज बेटी बढ़ाओ की बात जब समाज करता है तो उसके लिए आसमान पूरा खुला चुका है। कहीं भी कुछ भी, जब देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती है, देश की प्रधानमंत्री जहां महिलाएं होती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री, जहां पे स्पेस से लेकर के हर फील्ड में महिलाएं इतनी शिद्दत के साथ काम करने का उनको अधिकार है। अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मुझे लगता है, समझने की, सोचने की ताकत, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का तरीका। शॉर्टकट नहीं, लंबा जाना पड़ेगा, जाएंगे, परंतु मजबूत काम करके पहुंचेंगे, करेंगे, मिलकर करेंगे। मैं भी अगर यहाँ पे हूं तो मैं सच में ये सोचती हूँ कि मुझे यदि पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व दिया है तो मेरे साथ में मेरी सभी देश की सभी बहनों का सम्मान मेरे काम के साथ जुड़ा है। आज यदि मैं अच्छा करूंगी तो देश की सभी बहनों का सम्मान बढ़ेगा कि एक महिला को जिम्मेदारी दी तो उसने अच्छे से निभाई। अगर आज मेरी कोई भी कमी रह जाएगी तो मेरे बिहाफ पे मेरी बहनों को सुननी ना पड़े, मुझे रोज इस दायित्व का बोध रहता है। लोग कहते हैं कि आप इतने घंटे काम कर रही हो, आप ऐसे कर रही हो। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं काम करती। मैं यहाँ भी बैठी थी तो यहाँ इस कोने से लेके इस कोने तक सबकी आंखों में जो चमक मैंने देखी, जो प्यार देखा, उनको ये नहीं लगता रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बने, उनको लगता है हम मुख्यमंत्री बने। और मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ इधर की तरफ बैठ के कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनी हूँ, मेरे साथ में ये सब मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए इनका सम्मान मुझे करना है। मेरी वजह से कल को उससे ना सुनना पड़े, उसको ना देखना पड़े, तो मुझे वो व्यवहार, वो कर्तव्य निष्ठा रखनी होगी जो मेरी हर एक बहन मेरे बारे में सोचती, या पूरा समाज एक महिला के बारे में सोचता है। कि हम कहते हैं ना महिला है तो उसके अंदर समझने की, सीखने की, करने की ज्यादा क्षमताएं। और ये चीज मंच के इस तरफ रहे या इस तरफ रहे, दोनों तरफ से बराबर है। यहाँ रहे रिचा पांडे यदि पार्टी की प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उनकी जितनी जिम्मेदारी है यहाँ बैठ के, उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ से बैठी हुई सबसे आखिरी में जो मेरी बहन बैठी है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी। समाज का चेहरा है हम लोग हमारी और आशा की निगाहों से देखते हैं, इसलिए हर विषय की समझ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम सबको उसका ज्ञान लेना चाहिए। रोजाना अपने लिए टीवी, न्यूज, हर चीज पे उसे देखते हुए अपनी समझ को और डेवलप करना पड़ेगा। राजनीतिक मुद्दों पे अपनी विचार को और गहरा करना पड़ेगा, बोलने की अपनी ताकत को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज किसी मुद्दे पे भी हमें अगर कह दिया जाए कि आइए, आप सब पार्टी की प्रवक्ता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने में से किसी से भी कोई बात पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे है। आप सब स्पोक्स पर्सन हो। आज सोशल मीडिया पे जो लोग किसी चीज के बारे में, देश के बारे में, सेना के बारे में, सरकार के बारे में, किसी के बारे में भी गलत लिखे तो आपको पूरी लड़ाई सोशल मीडिया से लेके जमीन तक लड़नी पड़ेगी।
महिलाओं के इन अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आने वाली सदियां हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए हमारा भी दायित्व होता है कि कल को फिर कोई इंदिरा गांधी, फिर कोई आपातकाल देश में लगने ना पाए, उसमें हमारी जो भूमिका है हम उसको मिल करके निभाएंगे। फिर से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बड़ा मजा आता है महिला मोर्चा के कार्यक्रम में। आज मेरा कुछ और शेड्यूल बना हुआ था, तो मैंने कहा, मैंने कभी मैं पूरा शेड्यूल बदल के पहले यहाँ आऊँ और फिर यहाँ आने से पहले मैं ड्रेस भी ध्यान से बहनों के बीच में जाओ तो उनको पता है कि वो सबसे पहले तो तुम्हारी ड्रेस देखेंगे। ऐसे ही अध्यक्षा जी ने भी आपकी दीदी आज साड़ी बहुत अच्छी लगी। मैं रोज खराब अच्छा लगता है अपनी बहनों के बीच में आके, आनंद आता है।